तो आज हम लोग इस बुक का कल हम लोगों ने नेशनल पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज ज्ञानधारा की बुक का हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चंस हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वाले मॉडल सेट का उसको कंप्लीट करेंगे। लगभग 55 क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और बिना देर की आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हो ये अंतर्राष्ट्रीय वाला सेट है, इंटरनेशनल वाला सेट है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है। कौन से देश ने पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल, ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। और सभी को जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट में देखा था, तो सारे टॉपिक्स को सारे क्वेश्चंस को इसमें भी उसी तरीके से देखेंगे। तो कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है, तो ये है आपका श्रीलंका, ठीक है ना। पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी किस देश ने की है, तो श्रीलंका ने की है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत और भूटान के संबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट दिया गया है और दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य ढांचा मित्रता और सहयोग की संधि है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य ढांचा क्या है, मित्रता एंड सहयोग, मतलब फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत भूटान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत भूटान का दूसरा नहीं बल्कि सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो ये आपका पहला सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ये होना चाहिए यहां पे, क्योंकि भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां दूसरा लिखा गया है। स्टेटमेंट 1 सिर्फ सही है, तो केवल एक सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते साथियों। किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को, मतलब इंडो अमेरिकन है, ये इंडो अमेरिकन है, और किस कंपनी के सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो सीएफओ स्टैंड्स फॉर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये है वैभव तनेजा, ठीक है। कौन है ये, वैभव तनेजा है। और टेस्ला किसकी कंपनी है, तो ये एलॉन मस्क की कंपनी है, याद रखिएगा। टेस्ला एलॉन मस्क की कंपनी है और अभी रिसेंटली इंडो अमेरिकन वैभव तनेजा नाम है जिनको सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारत ने 5 और 6 अगस्त को होने वाले यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया, ठीक है। भारत ने 5-6 अगस्त को जो यूक्रेन शांति वार्ता हुआ उसमें भाग लिया, और शांति वार्ता की मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो ये सऊदी अरब के जेद्दा में किया गया था, ठीक है। सऊदी अरब के जेद्दा में, याद रखेंगे, सऊदी अरब के जेद्दा में ये यूक्रेन शांति वार्ता हुआ 5 और 6 अगस्त को, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ेंगे। अजमेर शरीफ से चिश्ती फाउंडेशन किस देश में COP28 वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, यह हुआ संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है, तो 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित करने वाला जो भारत का पड़ोसी देश है वो है म्यांमार। म्यांमार में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। मार्शल लॉ कैसे घोषित होता है, तो जब भी कोई ऐसी आपातकाल वाली सिचुएशन आती है, कोई डिजास्टर होता है, तो वहां पे मार्शल लॉ लागू किया जाता है। मार्शल लॉ का मतलब क्या है कि जितना भी जो भी विधि व्यवस्था है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आर्मी के अंडर चला जाएगा। किसके अंडर चला जाएगा, आर्मी के अंडर चला जाएगा, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जितना भी विधि व्यवस्था हो। तो ये कहां हुआ है, ये म्यांमार में भी हुआ है कि 37 शहरों में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी गई है। म्यांमार में हुआ है जो 37 शहरों में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे। फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना स्थायी प्रतिबंध हटा दिया है, यह है कतर, ठीक है ना। कतर ने यह किया है, और अभी फीफा की मेजबानी भी किसने की थी, तो कतर ने की थी। कतर से एक और फैक्ट है, फीफा का जो होस्ट नेशन था, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली हुआ, उसका होस्ट नेशन भी कौन था, कतर था, ठीक है ना। फुटबॉल का वर्ल्ड कप का होस्ट नेशन भी कतर था, और अभी रिसेंटली फरवरी 2023 में कतर ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध भी हटा लिया। किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, यह किया पेरू ने,
ठीक है ना। पेरू ने अभी रिसेंटली स्वास्थ्य आपातकाल मतलब मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है। कैसे? डेंगू के फैलने से, ठीक है ना। डेंगू के कारण अभी पूछा जा रहा है, डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए, तो डेंगू के कारण मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। कहां? पेरू में। तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई? तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई आपकी नई दिल्ली में, याद रखेंगे। किस देश ने राष्ट्रीय नेता के सम्मान में $5 बिलियन के शहर का अनावरण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। तो किस देश ने राष्ट्रीय नेता के सम्मान में $5 बिलियन के शहर का अनावरण किया है? इसको स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जा रहा है। स्मार्ट सिटी का नाम भी बताएंगे, ये तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, याद रखेंगे, तुर्कमेनिस्तान है करेक्ट आंसर। अब आइए देखते हैं इस स्मार्ट सिटी की एक झलक भी देखनी बनती है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्मार्ट सिटी आपको दिख रहा होगा, यही वो स्मार्ट सिटी है जो $5 बिलियन से इसका निर्माण किया गया। इस स्मार्ट सिटी का नाम क्या है? आर्काडाग। आर्काडाग नाम है इस स्मार्ट सिटी का। और ये किनके ओनर में, किनके लिए ये बनाया गया है? तो उनके जो शक्तिशाली एक्स प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था गुरबांगुली बिंदी नुम कुंदेव, ठीक है, गुरबांगुली आप याद रखिएगा, ठीक है ना। जो आपके तुर्कमेनिस्तान के जो पिछले जो प्रेसिडेंट थे, जो बहुत ताकतवर नेता भी थे तुर्कमेनिस्तान के, उनके लिए ये बनाया गया है। टोटल $5 बिलियन का ये स्मार्ट सिटी है जिसका नाम है आर्काडाग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स का। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दिन वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया? मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे गर्म दिन किसको दर्ज किया गया? तो वो है 3 जुलाई। 3 जुलाई को जो है सबसे गर्म दिन के रूप में दर्ज किया गया है वैश्विक स्तर पे। क्या हुआ था? तो जो एवरेज टेम्परेचर है हमारा 17.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है 17.01 डिग्री सेल्सियस, उसका भी रिकॉर्ड टूट गया 3 जुलाई को, ठीक है, उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। 3 जुलाई नहीं जी 3 जुलाई को उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। तो 3 जुलाई को जो है सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है वैश्विक स्तर पर। याद रखेंगे कौन सा देश औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल हो गया? यह है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। 9 सितंबर 2023 को किस देश ने एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? ये आपके G20 के आसपास में ये हुआ है और ये है भारत, ठीक है। G20 की अध्यक्षता जब भारत ने किया तो भारत ने 9 सितंबर 2023 को भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। ये मतलब जो आपका कार्बन न्यूट्रल, जिसके कार्बन न्यूट्रल के तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है, ठीक है ना। हम लोग जितना भी पूरा वर्ल्ड है वो लगातार कार्बन न्यूट्रल होने के लिए लगा हुआ है और कार्बन इमिशन जो है उसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो भारत ने, यहाँ नोट करेंगे, ब्राजील और यूएसए के साथ, ठीक है ना, भारत के साथ कौन कौन अभी साझेदार है? तो ब्राजील और यूएसए भी भारत का साझेदार है और भारत की अध्यक्षता में ये वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की गई है। और अभी भारत के साथ पार्टनर कौन कौन है? तो ब्राजील और यूएसए। किस चीज के लिए? तो वैश्विक जैव ईंधन के लिए, ठीक है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है आपके KR पार्वती, ठीक है, याद रखिएगा, KR पार्वती को कजाकिस्तान में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? ये सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि ये जो नेशनल ह्यूमैनिटी अवार्ड है, ये जो आपका नेशनल ह्यूमैनिटी अवार्ड है, ये सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। ये अमेरिका का यानी कि USA का सर्वोच्च सम्मान है।
इसको याद रखेंगे। सर्वोच्च सम्मान है किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। याद रखिएगा, ये जो नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल है जो भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को प्रदान किया गया है जो बाइडेन के द्वारा, ये सर्वोच्च सम्मान है कला के क्षेत्र में। और ये किनको किया गया? मिंडी कलिंग। मिंडी कलिंग याद रखिएगा, मिंडी कलिंग को जो बाइडेन ने मिंडी कलिंग को, जो एक भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री है, उनको नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया। और नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल जो है वो अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है, इसको भी याद रखिएगा। इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसे चुना गया? ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में गॉबलिन मोड। गॉबलिन मोड, गॉबलिन मोड का मतलब होता है बेफिक्रा। बेफिक्रा मतलब जिसको किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं, जिसको किसी को इंप्रेस नहीं करना कि हाँ मेरे बाल ठीक है कि नहीं है, हाँ मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया है, हाँ मैंने ये काम किया है कि नहीं है, मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है, ना ही मुझे किसी में दिलचस्पी है। तो जो बेफिक्रे होते हैं उसी को ये वर्ड डिनोट करता है। तो जिसको मतलब है गॉबलिन मोड का मतलब मैंने आपको बता दिया, और इसी को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में वर्ड चुना गया है। आगे बढ़ेंगे। भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद 31 मई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये कौन सा था? ये तीसरा भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद था। भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ डैश अमेरिकी एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनी है निशा बिस्वाल। निशा बिस्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। निशा बिस्वाल जो इंडो अमेरिकन है, निशा बिस्वाल जो इंडो अमेरिकन है, उनको नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी के रूप में चुना गया है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो तस्वीरों में निशा बिस्वाल आपको दिख रही होंगी। इनको डिप्टी सीईओ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिनांस कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा, डिप्टी सीईओ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिनांस कॉर्पोरेशन, ये चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। निशा बिस्वाल के बाद दक्षिण एशिया में प्रजातीय अस्तित्व के लिए पहला क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया गया? ये किया जाएगा भारत में। किसे बायो एशिया 2023 के लिए देश भागीदार नामित किया गया है? ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। बायो एशिया 2023 के लिए देश भागीदार के रूप में नामित किया गया है। किसे? यूनाइटेड किंगडम को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर के रूप में शपथ लेने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय सिख कौन बन गए? बर्मिंघम के मेयर के रूप में, मेयर को लॉर्ड मेयर भी कहा जाता है, उसके रूप में शपथ लेने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय शिक्षक सिख बन गए हैं। कौन बन गए हैं? ये आपके चमन, इनका नाम है चमन लाल, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो तस्वीरों में चमन लाल की चमनिया मुस्कान, है ना। चमन लाल इज द फर्स्ट लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम फ्रॉम अ ब्रिटिश इंडियन सिख बैकग्राउंड। ये ब्रिटिश इंडियन सिख बैकग्राउंड से आते हैं। इनका ताल्लुक है होशियारपुर से, पंजाब के होशियारपुर से है इनका ताल्लुक। पोखोवल गांव से इनका पखोवल गांव से ये बिलोंग करते हैं। पंजाब के होशियारपुर के पखोवल गांव से ये बिलोंग करते हैं। और ये लेबर पार्टी के नेता है। कौन से पार्टी के नेता है? लेबर पार्टी के नेता है। और इसके पहले ये पार्षद रह चुके हैं, पार्षद यानी कि काउंसलर रह चुके हैं। और अभी ये बर्मिंघम में एज अ लॉर्ड मेयर इनको नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 26 जनवरी 2023 को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। किस देश के क्राउन प्रिंस है पूछा जा रहा है? ये डेनमार्क के क्राउन प्रिंस। कहां के क्राउन प्रिंस है? 4 दिवसीय यात्रा पे थे और ये डेनमार्क के क्राउन प्रिंस है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में डेनमार्क क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन एंड क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ अराइव्ड इन इंडिया ऑन अ 4-day विजिट। और पिछले 20 सालों में ये किसी पहले डेनिश राजघराने का विजिट है इंडिया में। ये भी याद रखेंगे, 4 दिन के विजिट पे ये इंडिया आए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारत की राष्ट्रपति के साथ इनकी तस्वीर, और भारत के उपराष्ट्रपति के साथ भी है, श्री जगदीप धनखड़ जी के साथ। आगे बढ़ेंगे। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यह है हमारा भारत देश। 30 अक्टूबर 2023 को रियाद में इन फ्लेवर एक्सपो में B2B
फूड प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन खोला गया। कहां खोला गया? रियाद में खोला गया, याद रखेंगे। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा किया गया वो पूछा जा रहा है। कहां किया गया? श्रीलंका के त्रिंकोमाली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के शाखे का उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। जो भारत की फिनांस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा ये किया गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश अपतटीय पोल से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया? पूछा जा रहा आपसे कि कौन सा देश अपतटीय पोल से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। ये है आपका, ये काम किया है जापान की नेवी ने। ठीक है, जापान की नेवी ने ये काम किया है। करेक्ट आंसर यहां पे जापान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। निम्नलिखित में से किस देश की कैबिनेट ने एक पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीयों और 6 अन्य देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दे दी है? बहुत बड़ा ये है, इसको याद रखेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की कैबिनेट ने एक पायलट कार्यक्रम के तहत, मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीयों और 6 अन्य देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दी है? ये है श्रीलंका। ठीक है ना, श्रीलंका जो अभी हम लोगों ने देखा बहुत बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है, तो उसने भारतीयों के साथ साथ 6 अन्य देशों को मुफ्त पर्यटक वीजा, मतलब फ्री टूरिस्ट वीजा देने का मंजूरी दिया है। किसने दिया? श्रीलंका ने। इससे क्या होगा? इससे श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री बूम होगी, डेवलप होगी। आगे बढ़ते हैं। धनी ओईसीडी देशों में नागरिकता चाहने वालों की सूची में किस देश के नागरिक शीर्ष पर है? धनी ओईसीडी देशों में नागरिकता चाहने वालों की सूची में किस देश के नागरिक शीर्ष पर है? भारत। ठीक है, भारत के नागरिक शीर्ष पर है। 17 अक्टूबर 2023 को बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 24, ठीक है ना, ये मिलन 24 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है के लिए मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मिलन 24। स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने? ये है हमजा यूसुफ। ये हमजा यूसुफ पाकिस्तान के हैं। ठीक है, जो स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। कौन सा देश यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों की मदद के लिए जर्मनी में युद्ध योजना अभ्यास की मेजबानी किया है? कौन सा देश यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों की मदद के लिए जर्मनी में युद्ध योजना अभ्यास की मेजबानी किया? आइए देखते हैं कौन सा देश है। यह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत, जापान और फ्रांस के ने किस देश के ऋण पुनर्गठन के समन्वय के लिए द्विपक्षीय ऋणदाताओं के बीच बातचीत के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है? भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश के ऋण पुनर्गठन के लिए? यह श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन के लिए। जब मैंने आपको बताया कि श्रीलंका जो बहुत बड़े ग्लोबल क्राइसिस से जूझ रहा था, तो उसके लिए किया गया है। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर ओल्कीलुओटो, ठीक है, ओल्कीलुओटो, थोड़ा सा यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर ओल्कीलुओटो 3 ने सामान्य उत्पादन शुरू कर दिया। ये किस देश में स्थित है? तो ये आपके कहां पे स्थित है? ये फिनलैंड में स्थित है सबसे पहले तो। और आप यहां पे तस्वीरों में देख सकते हैं। खैर तस्वीर में नहीं आ पाया, चलिए। ये आपका स्थित है फिनलैंड में। ठीक है, फिनलैंड में सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है ओल्कीलुओटो 3, ठीक है ना, जिसने सामान्य उत्पादन शुरू कर दिया। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा की गई सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं किसका क्या स्थान है। अपराधियों की सूची में किसका क्या स्थान है, आइए सबसे पहले देख लेते हैं। टॉप 10 क्राइम वाले देश, यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया टॉप 10 क्राइम वाले देश। पहला नंबर है वेनेजुएला का, दूसरा है पापुआ न्यू गिनी, तीसरा है साउथ अफ्रीका, चौथा है अफगानिस्तान, पांचवा होंडुरस और छठा त्रिनिदाद टोबैगो, सातवां ब्राजील, आठवां पेरू और नौवां है आपका अल सल्वाडोर और 10वां आपका गुआना। भारत का रैंक है 77th, ठीक है ना। भारत का क्या रैंकिंग है? 77th रैंकिंग है भारत की। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा की गई सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 77वां है। आगे बढ़ेंगे। 11 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिकी ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया? यह है फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस के साथ ये अभ्यास किया गया है। 11 अप्रैल 2023 को
11 अप्रैल 2023 को अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद बड़ा युद्ध अभ्यास किया है? फिलीपींस के साथ। आर्मी कमांडर्स कॉन्क्लेव 2023 का कौन सा संस्करण हाइब्रिड प्रारूप में शुरू हुआ? यह है पहला संस्करण। पहला संस्करण था जो हाइब्रिड प्रारूप में शुरू हुआ, मतलब वर्चुअली भी हुआ है और ऑफलाइन मोड में भी हुआ है। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब ये वर्चुअली हुआ है, वर्चुअली किया गया है, ये पहला संस्करण था। किस संगठन ने घोषणा की कि मंकी पॉक्स और कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है? यह किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह घोषणा किया गया है साथियों कि मंकी पॉक्स और कोरोना जो है वो अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि वर्ल्ड मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है ना, वर्ल्ड लेवल पे जो मेडिकल इमरजेंसी होती है उसमें इसको नहीं अब शामिल किया, मतलब इसको इस स्थान नहीं दिया गया मंकी पॉक्स और कोरोना को। यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह घोषणा की है कि मंकी पॉक्स और कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन शुरू हुआ, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन पढ़ेंगे। पहला कथन है 16 मई 2023 को फ्रांस में शुरू हुआ कांस फिल्म फेस्टिवल का 76वां संस्करण है। कांस फिल्म फेस्टिवल का ये 76वां संस्करण है, बिल्कुल सही बात है, जिसका 16 मई 2023 को फ्रांस में जो शुरू हुआ कांस फिल्म फेस्टिवल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह एक वार्षिक फिल्म महोत्सव है, इसमें दुनिया भर के वृत्त चित्रों सहित सभी शैलियों की नई फिल्मों की समीक्षा की जाती है। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। कांस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड ये फैक्ट था और दोनों ही सही होगा। आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? यह है आपका कतर, ठीक है ना, कतर जो है सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष वाला देश है। हाल ही में कामी रीता शेरपा ने 27वीं बार कामी रीपा, सबसे पहले तो आप आइए, कामी रीता शेरपा को जो है माउंटेन मैन भी कहा जाता है। कामी रीता शेरपा को जो है माउंटेन मैन ऑफ नेपाल कहा जाता है। कहाँ का? माउंटेन मैन ऑफ नेपाल कहा जाता है। ये इनका ताल्लुक क्या है, कहाँ से है? ये हाल ही में कामी रीता शेरपा ने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर कीर्तिमान स्थापित किया। वह किस देश से संबंधित है? वो नेपाल से संबंधित है, क्योंकि इनको माउंटेन मैन ऑफ नेपाल कहा जाता है। इनका एज है 53 ईयर्स, ठीक है ना, और अभी रिसेंटली ये 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किन देशों के वैज्ञानिकों ने सटीक दवा के लिए एक पंजे वाला माइक्रो रोबोट विकसित किया है? पंजे वाला माइक्रो रोबोट विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो सटीक दवा जो होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा और अच्छा इलाज, बेहतर इलाज किया जाएगा। तो ये आपका चीन है। कौन सा देश दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? ये आपका बेल्जियम है। दुबई में 23-25 मई के बीच कतर आर्थिक मंच का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? यह है आपका तीसरा। किस देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पेग्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा? यह जिम्बाब्वे का रिजर्व बैंक है जिसने गोल्ड पेग्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने के लिए अनाउंसमेंट किया है। और जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है जिम्बाब्वे में, आर्थिक जो जिसको कह सकते हैं इंस्टेबिलिटी, उसको कंट्रोल करने के लिए कदम उठाया गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया? ये भारत है। ठीक है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? ये भारत है। 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान किस देश में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता संभाली है? यह श्रीलंका है। डैश ने बुसान फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशिया श्रृंखला का पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? बुसान फिल्म फेस्टिवल। बुसान कहाँ है? बुसान साउथ कोरिया में है। ठीक है, बुसान कहाँ है? साउथ कोरिया में है। और स्कूप जो है, हंसल मेहता की जो स्कूप है वेब सीरीज है, स्कूप वेब सीरीज जो है हंसल मेहता की, उसको 2 अवार्ड मिला है। बुसान फिल्म फेस्टिवल में हंसल मेहता की स्कूप को 2 अवार्ड मिला है। एक तो इनकी जो लीड एक्ट्रेस है करिश्मा तन्ना, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है करिश्मा तन्ना को बुसान फिल्म फेस्टिवल में। और एक है बेस्ट एशियन टीवी सीरीज, बेस्ट एशियन टीवी सीरीज का अवार्ड भी इस वेब सीरीज को मिला है। स्कूप को कहां पे है? ये नेटफ्लिक्स पे है, हंसल मेहता की ये वेब सीरीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं साथियों। स्कूप के बाद चलिए, कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने पर सहमत हो गया। अभी हमने देखा जो गाजा में जो इजराइल ने एक्शन का जो रिएक्शन दिया, उसके बाद गाजा की जो स्थिति थी बहुत ही मतलब बद से बदतर थी। तो मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने पर सहमत हुआ है, वो है इजिप्ट यानी कि मिस्र। ठीक है ना, कोई भी किसी के कचड़े में पचड़े में नहीं पड़ना चाहता है, लेकिन इजिप्ट ने मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ह्यूमैनिटी के लिए है ना ये सीमा खोलने का पर सहमत हुआ। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। यह किया गया वियतनाम में। विदेश मंत्री हमारे कौन है, एस जयशंकर हैं, और वियतनाम में इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का अनावरण किया है। आगे बढ़ेंगे। किस देश ने हॉसंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च किया। यह उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। किम योंग जुंग जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, उसके द्वारा यह किया गया है। मिसाइल का नाम है हॉसंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल। आगे बढ़ेंगे। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया। यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया गया किसके द्वारा, क्रोएशिया के द्वारा। ठीक है, क्रोएशिया के द्वारा। क्रोएशिया क्या है, क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्री है, याद रखिएगा। क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्री है जिसने हाल ही में यूरो को एज इट्स करेंसी अपना लिया है। 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक कहां संपन्न हुई। यह हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। आगे बढ़ते साथियों, क्वेश्चन नंबर 54। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर FITUR में भाग ले रहा है। यह स्पेन के मैड्रिड में यह हो रहा है। 2 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया। फिर से पढ़ेंगे। 2 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका जितना भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जितने भी घटनाक्रम हुए उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। कल हम लोगों ने नेशनल किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कल कंप्लीट कर दिया। कल लाइव सेशन था, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरा जितना भी प्लेलिस्ट है सभी का इंटायर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेकआउट कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि और भी कंटेंट आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।